नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से एक नया अभियान आज से शुरू हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जूनियर एसएसटी इतिहास, पूरा का पूरा इतिहास की सामग्री आप लोग को दिया जाएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती कक्षा 6, 7, 8 जो वैकेंसी है, लगभग 25 से 30 हजार पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। जो भी लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वह 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन के साथ है, 1499 रुपए का। इसमें आप लोग को 1 ईयर तक जितनी भी वैकेंसी रहेगी सबकी तैयारी इसी फीस में आप लोगों की कराई जाएगी, 1499 रुपए की फीस में। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग के सामने है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग देख सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो पूरी फीस है यह 1499 रुपए की पूरी फीस है। 1499 रुपए में आप लोग को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। लेकिन अगर आप लोग जूनियर एसएसटी इतिहास के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों की फीस केवल 399 रुपया रहेगी, 399 की फीस रहेगी। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो आज कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूं और कक्षा 6 का जो पुस्तक है हमारे अतीत, कक्षा 6 का पुस्तक है हमारे अतीत, उसका एक चैप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास आप लोगों की होने वाली है और यह 399 की का क्लास है। 399 का जो भी लोग जूनियर एसएसटी इतिहास का, सिर्फ ओनली इतिहास का मटेरियल दिया जाएगा आप लोग को। लगभग 1500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज दूंगा, 1500 प्रश्नों की सारगर्भित टेस्ट सीरीज दूंगा जूनियर एसएसटी के लिए। ठीक है, और आप लोग को पूरा का पूरा नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी का। तो आइए आज का जो चैप्टर क्या, कब, कहां और कैसे, इसका शुरुआत करते हैं। और यह जो पूरा कोर्स है यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, एसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एमबीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एनसीईआरटी सबके लिए जरूरी होता है। क्या, कब, कहां और कैसे, आज यह पहला चैप्टर आप लोग के सामने है। और इसी तरह से देखिए, इसी तरह से सारे के सारे नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे। यह हमारा नोट्स आप लोग दे सकते हैं, कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा कक्षा 6, 7, 8 के लिए। और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 399 रुपया रखी गई है। और 399 रुपए में पूरा का पूरा आप लोग को पूरी एनसीईआरटी 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री की आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्या, कब, कहां और कैसे। मतलब देखिए, अब चैप्टर के बारे में आपको बता दूं, क्या, कब, कहां और कैसे, ये जो चैप्टर है, ये जो लेखक ने चैप्टर बनाया है क्या, कब, कहां और कैसे, दरअसल ये बात है कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहां हुआ, कैसे कैसे मानव सभ्यता ने अपना विकास क्रम प्रारंभ किया, इसके बारे में है। और यह भारतीय मतलब कि भारत देश के परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मनुष्य का पहला निवास स्थान, आपको पता है कि मनुष्य का जो पहला निवास स्थान था पूरे विश्व में, मनुष्य सबसे पहले निवास, अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कहाँ किया। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, वह कहीं अस्थायी रूप से नहीं रहता था, खाना बदोश बनकर रहता था यार, खाना बदोश की जिंदगी जीता था मनुष्य। ठीक है, लेकिन पहली बार मनुष्य अस्थायी रूप से एक जगह रहना शुरुआत किया, एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगा। ठीक है, और बहुत सारे जो भी दैनिक चीजें होती थी उसका संग्रह करने लगा, फल फूल का संग्रह करने लगा, जंगली उत्पाद का संग्रह करने लगा, कुल मिलाकर अपना आश्रय गृह बना लिया, अपना आशियाना बना लिया, अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। ठीक है, उसका घर कोई ईंट का नहीं होता था, सीमेंट और छड़ का नहीं होता था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके पास नहीं थी। ठीक है, उसका जो घर था वो गुफाएं में ही रहता था, गुफाओं में रहता था। और इस तरह से पहला आश्रय गृह, मनुष्य का पहला आश्रय गृह, ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोग को बता रहा हूं कि पहली बार पूरे विश्व में, पहली बार अगर मनुष्य कहीं अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया तो हमारे देश भारत में रहना प्रारंभ किया। और भारत में भी कहा, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में मनुष्य लाखों वर्षों पहले यहाँ अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। यहाँ पर दे सकते हैं नर्मदा, मध्य प्रदेश में एक नर्मदा घाटी है, वहां पर आकर लेते हैं इसको।
ठीक है। ये देखिए नर्मदा, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। वह लोग कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब क्या? या जो भी पाओ संग्रह करो। आप लोगों की घर में जो भी चीजें रहती हैं, एक जगह रहता है ना, घर में आप कोई भी चीज लाते हैं, जो जो भी खाने पीने वाली चीज हो या दैनिक उपयोग वाली चीज हो या जो भी भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं वो अपने घर में रखते हैं, ठीक है, उसका संग्रह करते हैं, क्योंकि घर वह स्थान होता है जहाँ मनुष्य अपने भी रहता है और उसकी दैनिक उपयोग की चीजें भी रहती हैं। तो कुशल संग्राहक, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे और वह लोग कुशल संग्राहक थे, ठीक है। भोजन, जड़, फूल, फल, जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर रहते थे और वह जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया हूँ, यह जो है नर्मदा घाटी है, यह जो गुफाएं हैं जो मनुष्यों के निवास का स्थान है। मनुष्य पहली बार घर बनाना तो जानता नहीं था, तो गुफाओं में रहता था और पहली बार पूरे विश्व में मनुष्य स्थायी रूप से रहना कहाँ प्रारंभ किया? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी, ठीक है। तो यह मत भूलिएगा आप लोग। सुलेमान और किरथर पहाड़ी, अब यह देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी मेरे यहाँ पर मेरे फोटो के एकदम पीछे है। ये देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी। दरअसल सुलेमान और किरथर पहाड़ी है क्या, मैं आपको बता दूं। आप हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है ना, यह आपके पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा में है भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। दरअसल ये सुलेमान और जो किरथर पहाड़ी है, यह अलग से कोई पहाड़ नहीं है, यह हिमालय का ही पश्चिमी विस्तार है। हिमालय का जो हिस्सा पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ चला गया है, उसे सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहते हैं। भूगोल में इस तरह का प्रश्न आता है कि हिमालय का पश्चिमी विस्तार कौन सा है, तो हिमालय का पश्चिमी विस्तार जो है वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं। मतलब हिमालय का जो हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चला गया है वह सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। दरअसल इसी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में पहली बार गेहूं और जौ की फसलों को अपनाया गया था। गेहूं और जौ की फसलों को बोया गया था इसी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, ठीक है। और इसी मेहरगढ़ में आपका सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को गर्व करने वाली चीज बता रहा हूँ। देखिए पहला चीज मैंने आपको बताया ना कि मनुष्य सबसे पहले पूरे विश्व में अस्थायी रूप से रहना कहाँ प्रारंभ किया, तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में। मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती कहाँ प्रारंभ किया था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मेहरगढ़ में पहली बार मनुष्य गेहूं और जौ की खेती करना प्रारंभ किया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि गेहूं और जौ की खेती का जो केंद्र है, जननी कौन सा देश है, तो हमारा देश भारत है, ठीक है। पहली बार गेहूं और जौ की खेती करना प्रारंभ किया मनुष्य ने, और यहीं पर भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाना भी मनुष्य शुरू किया, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी को पालतू बनाना मनुष्य शुरू किया यहीं पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी, मेहरगढ़, ठीक है। अगला फैक्ट देखेंगे, धान की खेती। धान की खेती यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह गर्व करने वाला विषय है कि गेहूं और जौ की खेती भारत में हुई थी। धान की खेती भी सबसे पहले भारत में हुई थी 8000 बीसी पहले। 8000 बीसी पहले मनुष्य ने सबसे पहले लुहरादेव, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लुहरादेव में पहली बार धान की खेती हुई, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ में 7000 बीसी में धान की खेती हुई। उसके बाद कोल्डिहवा में 6500 बीसी में धान की खेती हुई। कोल्डिहवा जो है प्रयागराज में है, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। तो यह बात आप जान लीजिए, यह गर्व करने का वाला विषय है कि धान, गेहूं, जौ सबकी जननी भारत है, ठीक है। अब धान की पहली खेती, धान की जो पहली खेती हुई थी, मैं यहाँ पर अलग से भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। धान की जो पहली खेती हुई थी वह लुहरादेव से हुई थी। लुहरादेव आपका संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, ठीक है। उसके बाद आपका मेहरगढ़ में हुई थी, मेहरगढ़ में हुई थी। और उसके बाद कोल्डिहवा में हुई थी, कोल्डिहवा, ठीक है। तो लुहरादेव जो है आपका यूपी में है और मेहरगढ़ जो है आपका सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में है। कोल्डिहवा जो है प्रयागराज में, ठीक है। सबसे पहले लुहरादेव, फिर मेहरगढ़, फिर कोल्डिहवा। यहाँ पर देखिए धान की पहली खेती। उत्तर पूर्व मतलब पूर्वोत्तर में गारो, गारो मतलब पश्चिम बंगाल आदि के साइड, ठीक, पूर्वोत्तर भारत में। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में धान की खेती हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, यहाँ पर जो है कृषि का विकास हुआ था। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था, विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था सबसे पहले चावल, ठीक।
ठीक है। तो लुहरादेव आपका संत कबीर नगर में है, यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो चावल के प्रमाण मिले हैं, धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, वह 8000 BC पहले मिले हैं। आगे वाले नोट्स में आपको यह सब चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर यह देख लीजिएगा कि पहली बार धान की खेती कहाँ हुई थी, पूर्वोत्तर भारत में गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में धान की खेती हुई थी, यह ध्यान में रखिएगा। और यह जो इमेज है ये हमारा है, देख लीजिएगा। एक बार मैं गाँव में गया हुआ था तो यहाँ पर इसी तरह से फसल लहलाई थी, मैं देखा हुआ था, ठीक है। और ये हमारे एक मित्र है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि भाई अपनी ही फोटो लगा दिया जाए, क्या दिक्कत है। तो यह बात आज जान लीजिए। गेहूं और जौ की खेती मेहरगढ़ और सुलेमान पत्थर पहाड़ियों में, धान की पहली खेती उत्तर भारत में गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में धान की खेती हुई थी। और उसमें भी सबसे पहले लुहरादेव में पहली खेती LMK, यह सूत्र याद रखिएगा, लुहरादेव, मेहरगढ़ और कुलडेवा। अगला देखिएगा, नगरों का विकास। मनुष्य ने नगरों का विकास कैसे किया था? आपको पता है, गार्डन चाइल्ड एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि विश्व की जो पहली नगरीय क्रांति है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। विश्व की पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता है। भारत या विश्व की पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। और शायद उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भारत की जो पहली नगरीय क्रांति है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। जब पहली नगरीय क्रांति अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो दूसरी नगरीय क्रांति कौन है? तो दूसरी नगरीय क्रांति आपका महाजनपद काल है, 600 BC का काल, जब चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे बड़े बड़े नगर प्रकाश में आए थे, ठीक है। तीसरी नगरीय क्रांति कौन है? तो तीसरी नगरीय क्रांति आपका सल्तनत काल है। तो तीन नगरीय क्रांति को ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी नगरीय क्रांति महाजनपद काल, तीसरी नगरीय क्रांति सल्तनत काल। हम पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखिएगा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति कहते हैं क्योंकि पहली बार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बहुत सारे नगर फले और फूले, ठीक है। तो लगभग 4700 BC पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, इसीलिए आरंभिक नगर, ठीक है, क्योंकि अगला जो चैप्टर होगा आरंभिक नगर के नाम से रहेगा, ये मुझे ध्यान में आ गया। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। कब? 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि लोथल नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कई सारे थे ना, कालीबंगा था, लोथल था, रोपड़ था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, ठीक है। नगरों का विकास हुआ था। तो पहली नगरीय क्रांति तब हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद यह जो पहली नगरीय क्रांति हुई, फिर यह दूसरी नगरीय क्रांति जो हुई थी, यह जो दूसरी नगरीय क्रांति है यह महाजनपद काल में हुई थी, महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल में। और यह जो हुआ था यह 600 BC में हुआ था, 600 BC में, ठीक है। और यह जो था पहली नगरीय क्रांति था, यह था दूसरी नगरीय क्रांति था। पहली नगरीय क्रांति सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी और दूसरी नगरीय क्रांति गंगा और उसके तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व, मतलब 600 BC मतलब 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे पहली बार नगर उत्पन्न हुए थे, पहली बार नगर प्रकाश में आए थे गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे। जैसे हमने बताया कि 6 नगर उस समय महाजनपद काल में 6 नगर प्रसिद्ध थे, चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी, ठीक है, इस तरह के नगर थे, ठीक है। यहाँ देखिए मैप में आपका गंगा नदी के किनारे जो बड़े बड़े नगर हैं वह आप लोग देख लीजिए, प्रयागराज है, पटना है, ठीक है, इसी तरह से है। तो चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, काशी, साकेत और कौशाम्बी गंगा और तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था और सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे नगर का विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। हमारे देश का नाम क्या है? अभी बहुत दिनों से यह चर्चा का केंद्र भी बना हुआ था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे देश का नाम बदला जा रहा है। तो संविधान में, हमारे देश के संविधान में कहा गया है कि इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम भारत है जो कि इंडिया है, शायद ऐसे ही लिखा है, इंडिया जो कि भारत है। तो इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश का नाम है। तो एनसीईआरटी का यह फैक्ट हमारे देश का नाम, ठीक है। तो देश का नाम जो है, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान याशियों ने सिंधु को हिंदोश और इंदोश कहा है। दरअसल बात ये है ना, ईरान और यूनान के लोग जो थे वह सिंधु स नहीं कह पाते थे, स को ई कहते थे या ह कहते थे। तो उन्होंने सिंधु को हिंदू, हिंदू या इंदु कहा है, ठीक है। तो उन्होंने ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंदोश या इंडोश कहा,
ठीक है। और इस नदी के पूर्व में मतलब सिंधु नदी को वह हिंदोस या इंडोस कहते थे, और इसी सिंधु नदी के पूर्व में जो जगह है उसको इंडिया कहने लगे। मतलब सिंधु को इंडोस कहे और इसके नदी के पूर्व वाले हिस्से को इंडिया कहने लगे, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग कब हुआ? अब देखिए, इंडिया का नाम तो ऐसे पड़ा कि ईरान और यूनान के लोग सिंधु को इंडोस कहे और सिंधु नदी के पार वाले क्षेत्रों को इंडिया कहने लगे, ठीक है। अब भारत का नाम कैसे नाम भारत पड़ा? तो इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया का, देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले कई लोगों के समूह के लिए किया जाता है। मतलब पश्चिमोत्तर भारत में एक जाति रहती थी, भारत नाम की जाति रहती थी, उसके नाम पर यह इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा आख्यान है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऐसे है। आगे देखेंगे अतीत का ज्ञान। अतीत का ज्ञान आप लोगों को कैसे होता है? अतीत का ज्ञान, जो भी हम लोग इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह जो भी इतिहास वेत्ताओं द्वारा लिखा गया है उससे हम लोग इतिहास का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अतीत का ज्ञान पांडुलिपियों से भी मिलता है, पांडुलिपियों से ही तो फिर अनुवाद होता है, ठीक है। तो यहाँ अतीत का ज्ञान कैसे होता है? अतीत का ज्ञान पांडुलिपि से होता है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? देखिए, पहला संस्करण जो भी कुछ एक लेखक के द्वारा लिखा जाता है ओरिजिनल, ठीक है, वो उसे पांडुलिपि कहेंगे, उसे पांडुलिपि बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। मतलब पहला संस्करण किसी लेखक के द्वारा लिखा जा रहा है प्रकाशित करने से पहले, तो उसे पांडुलिपि कहेंगे, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाना? देखिए, पांडुलिपि वे पुस्तक हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं, जो हाथ से लिखी जाती हैं वही पांडुलिपि पांडुलिपि कहे जाते हैं। तो देखिए, पहले के जमाने में पांडुलिपि क्या होता था? पहले के जमाने में लोग हाथ से जो पुस्तकें लिखते थे वह ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। देखिए, ताड़ के पत्तों पर, भुर्ज पेड़ की छाल पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, भुर्ज पेड़ की छाल से लिखा जाता था। इसी भुर्ज पेड़ की छाल से लिखा जाता था, इसलिए इसे भोजपत्र कहते थे। भुर्ज पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते थे। तो भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? मैन्युस्क्रिप्ट। ये शब्द आता है, ये प्रश्न आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो पांडुलिपि के लिए किया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वह लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है, और इन पांडुलिपि मतलब कि देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है, मेनु का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखा जाना, मतलब हाथ से लिखा जाने वाला, ठीक है। पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, देखिए पांडुलिपियों में क्या होता था, उसमें धार्मिक मान्यताएं वाला टॉपिक रहता था। तो धार्मिक मान्यता से संबंधित लेख लिखे जाते थे। धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब कई तरह की पांडुलिपि में कई तरह के आख्यान होते हैं, ठीक है। औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में पांडुलिपियां होती हैं, ठीक है। यह संस्कृत, देखिए, अब पांडुलिपियां जो है किस भाषा में है? तो वह संस्कृत में है, प्राकृत में है और तमिल भाषा में लिखी गई हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। देखिए, पांडुलिपियां जो थी हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा थी। कहीं की भाषा संस्कृत थी, कहीं की तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, कन्नड़ थी, ठीक है। तो अलग अलग जैसी ऐसी भाषाएं होती थी, उस भाषाओं में पांडुलिपियां लिखी जाती थी। वह ताड़ के पत्तों पर लिखी भी जाती थी और भुर्ज पेड़ की छाल पर भी लिखी जाती थी। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब होता है हाथ, जिसका मतलब हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। देखिए, प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। देखिए, इस समय जो आम लोगों की भाषा क्या है? हिंदी है ना, ठीक है। उसी तरह से उस समय में क्या था? प्राकृत जो था वह आम लोगों की भाषा थी, जन भाषा थी प्राकृत, ठीक है। और जबकि जो में लिखी गई हैं पांडुलिपियां लिखी जाती थी संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल भाषा में, मतलब हर भाषाओं में लिखी जाती थी। ऐसा मत सोचिएगा कि प्राचीन काल है तो उसमें केवल संस्कृत में ही पांडुलिपियां मिली है। संस्कृत में ही नहीं, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, प्राकृत में, सभी भाषाओं में पांडुलिपियां मिली हैं, ठीक है। और यह आप लोग देख सकते हैं, ये पांडुलिपि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पांडुलिपि। मैंने अपने एक वीडियो में मैंने आपको रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जो रामचरितमानस है उसका पांडुलिपि मैंने एक वीडियो में मैं आपको दिखाया था, और मैंने प्रत्यक्ष देखा था और मैंने हाथ में लेकर उसे दिखाया हुआ था। तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां देता है। इतिहास से संबंधित जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। आज तक कोई ऐसा थोड़ी होगा, कोई बहुत सारे ऐसे चैनल पर नहीं है कि वो अपने हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि आप लोग को दिखाएंगे। मतलब कि अपने हाथ से नहीं लिखा हुआ, मतलब रामचरितमानस का जो ओरिजिनल पेज था, जो भोजपत्र पे लिखा गया था, वो हमने दिखाया था। जब मैं चित्रकूट दर्शन करने गया था तो वहां पर मुझे एक साधु मिले थे, वह दिखाए थे, ठीक है। एक पीठ के साधु थे, तो वह उनके पास
संरक्षित था। और उसके बाद उन्होंने दिखाया, शायद किष्किंधा कांड उन्होंने दिखाया हुआ था। तो इस तरह से जानकारियां भी आप लोग को मिलती रहती हैं, ठीक है। हम आपका प्रैक्टिकल भी कराते हैं ऐसे, ठीक है। अभिलेख, अब देखिए अभिलेख के बारे में, अभिलेख क्या है। देखिए अभिलेख क्या होता है, अभिलेख का मतलब समझते क्या है। जब देखिए, जब किसी धातु पर या किसी पत्थर पर, जब किसी पाषाण पर या धातु पर, जब किसी कठोर सतह पर कोई लेखन कार्य होता है, जब किसी कठोर सतह पर लेखन कार्य होता है तो उसे अभिलेख कहेंगे। अभिलेख का मतलब कठोर सतह पर लेखन, कठोर सतह पर कोई जानकारी उत्कीर्ण होती है तो उसे अभिलेख कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी कागज पर लिखा हुआ, भोजपत्र पर लिखा हुआ, ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ, वृक्ष पर लिखा हुआ, उसे अभिलेख नहीं बोलेंगे। कठोर सतह पर लिखा होगा तभी उसे अभिलेख कहेंगे। तो यहाँ पर अभिलेख की परिभाषा दी गई है, अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अभिलेख है, ठीक है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। कठोर सतह का मतलब सिर्फ पत्थर नहीं है, पत्थर या धातु कुछ भी हो, ठीक है, उसे उस पर जो भी लिखा जाएगा वह कठोर। जैसे यह आपका है, ये जो है आपका, ये ताम्रपत्र पर लिखा गया है, ठीक है। यह जो आपका लिखा गया है, यह ताम्रपत्र पर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लिखा गया है यह आपका ताम्रपत्र पर लिखा हुआ अभिलेख है, ठीक है, लेख है, इसे अभिलेख बोलेंगे। और यह जो है आपका, यह आपका पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख है, मतलब कठोर सतह पर लिखा गया जो भी लेख होता है उसे अभिलेख बोलते हैं। सम्राट अशोक के 14 शिलालेख थे, ठीक है, और बहुत सारे रुद्रदामन के भी अभिलेख थे। हाथीगुम्बा अभिलेख आपका कलिंद खारवेल का था। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अभिलेख है। कठोर सतह पर जो रचना की जाती है, लेख लिखे जाते हैं, उसे अभिलेख बोलेंगे। पुरातत्वविद, यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा पुरातत्वविद कौन होते हैं, ठीक है। तो पुरातत्वविद वह होते हैं जो पुरानी इमारतों का, पुराने ईंट का, पत्थर का, चित्र का, मूर्तियों का, पुरानी जो भी चीजें होती हैं उसका अन्वेषण करते हैं और उसका जो रहस्य है बहुत सारे लोगों के सामने उद्घाटित करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो रहस्य होते हैं पुरातात्विक उसको उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और यह इतिहास, पुरातत्वविद और इतिहासकार में अंतर होता है। मैं दोनों बातें स्पष्ट करूंगा। यहाँ देखिए पुरातत्वविद क्या है। जैसे यहाँ पर एक पुरातत्वविद देख रहे हैं जो पुराने एक नरकंकाल है जिसका अन्वेषण कर रहा है, यह पुरातत्वविद, ठीक है। और यह जो है, यह जो दोनों स्टूडेंट है वह शोध कार्य कर रहे हैं पुरातत्व पर, ठीक है। यह भी नरकंकालों का अन्वेषण कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये पुरातत्वविद हैं जो पुरानी जो भी चीजें हैं, इमारतें हैं, पत्थर हैं, पाषाण हैं, नरकंकाल हैं, उनका अन्वेषण करने का काम करते हैं, वे पुरातत्वविद होते हैं। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं, ठीक है। पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, ठीक है, कौन सा अध्ययन करते हैं, पत्थर व ईंट से बनी इमारतों का, अवशेषों का, चित्रों का, मूर्तियों का आदि, ठीक है। यह देख सकते हैं, यह एक पुरातत्वविद और यहाँ पर अन्वेषण करने वाले दो स्टूडेंट। इतिहासकार, अब देखिए यहाँ पर मैं इतिहासकारों के बारे में बता दूं तो जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं वह इतिहासकार कहलाएंगे, ठीक है। जो लोग भी अतीत का अध्ययन करते होंगे वह आपके इतिहासकार होते हैं। यह कौन है ये बताइए। यह 3 फोटो मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, इन लोगों को आप अच्छे से समझ लीजिए। यह कौन है, ये आपके हेरोडोट्स हैं, हेरोडोट्स, जिनको इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोट्स, जिनके पुस्तक की हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है, ठीक है। यह कौन है, यह आपके कल्हड़ हैं, यह भी आपके इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं और बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है राजतरंगड़ी, ठीक है, राजतरंगड़ी लिखा है जो कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। यह कौन है बताइए, यह बताइए, इनको बताइए। यह आधुनिक इतिहासकार हैं जिनका नाम है नीरद सी चौधरी, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदुइज्म, इनकी पुस्तक है हिंदुइज्म, ठीक है, यह इनकी पुस्तक है नीरद सी चौधरी का। तो इन तीनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि इस चैप्टर में कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बीसी का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी का मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। कृषि का विकास कब हुआ था, कृषि का विकास हमने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत में गारो पहाड़ी और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी में कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले कृषि का विकास 8000 बीसी में हुआ था, ठीक है। और इसमें मैंने LMK सूत्र भी दिया था, ध्यान रखिएगा, LMK
धान की खेती के लिए एल के सूत्र भी दिया है, ध्यान रखिएगा। एल मतलब दोहरादेव में, एम मतलब मेहरगढ़ में और के मतलब कोल्डेवा। मतलब सबसे पहले जो धान की खेती का प्रमाण मिला है दोहरादेव से मिला है, फिर मेहरगढ़ से मिला है, फिर कोल्डेवा से मिला है। दोहरादेव में जो प्रमाण मिला है वो 8000 बीसी का है, मेहरगढ़ में जो प्रमाण मिला है वह 7000 बीसी का है, कोल्डेवा में जो प्रमाण मिला है वो 6500 बीसी का है। तो कृषि का पहला विकास हुआ था 8000 बीसी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो पहली नगरी क्रांति सिंधु सभ्यता को माना जाता है, और सिंधु सभ्यता के नगर 4700 बीसी प्रकाश में आए थे। ठीक है। गंगा घाटी के निकट नगरों का जो विकास हुआ था 2500 बीसी में हुआ था। चंपा, राजगीर, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे बड़े बड़े नगर उत्पन्न हुए थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। हालांकि ये पहला वीडियो है, अभी बीपीएससी जूनियर एसएसटी का पहला वीडियो है। ठीक है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। केवल 399 रुपये का सीरीज है आप लोग का। 399 रुपये में पूरा बीपीएससी जूनियर एसएसटी की तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। और 1499 रुपये में आप लोग का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ऑल इंडिया टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनडीए, एसएसबी सबकी तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ बीपीएससी पीजीटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। सभी तैयारी कराया जाएगा। इसकी जो फीस है वो 1499 है और यह 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।